चेयरमैन पीटीआई समेत जो दीगर रहनुमा उनके नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारियाँ आज, क्योंकि हम हमेशा बात करते हैं जब उनको रिलीफ मिलता है, तो आज जो नहीं मिला उस पर भी बात कर लेते हैं ना। देखिए मैं ये कहना अवॉइड करना गिरफ्तारी हो सकती है क्योंकि खान साहब तो बार बार प्रेडिक्ट करते रहते हैं। मैं आपकी बात को समझ रहा था और मैं इसको कोशिश कर रहा था कि मैं अवॉइड करूं, लेकिन आप पकड़ लेती हैं। बिल्कुल दुरुस्त बात है। ऐसा लग रहा है, कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि अदालती रवैया जो है उसमें भी एक तब्दीली आ रही है। अच्छा। कई मिसालें मैं देना नहीं चाहता इस वक्त, लेकिन ये बात दुरुस्त है कि ऑब्जर्वेशन गलत नहीं है। अच्छा। मिसाल के तौर पर आज की ज़मानतें कैंसिल होना, ये बहुत बड़ा सबूत है इसी बात का। हालांकि पुराना केस है, अभी तो 9 मई चल रहा है ना, 25 मई की बात है। एनीवे नहीं तो इसमें गिरफ्तारी हो सकती है क्योंकि खान साहब प्रेडिक्ट करते रहे हैं, और फिर जब वो उन्होंने कोर्ट जाना होता है वो आखिरी तकरीर समझ के करके जाते हैं कि मैं गिरफ्तार हो जाऊं। तो ये सॉरी, एक खबर तो आपके साथ यहाँ ये शेयर करनी है जो आते आते मुझे मिली है कि खान साहब ने अपनी पूरी लीगल टीम फारिग कर दी है। अच्छा, और उसकी वजह? अभी आता हूँ उस पर। लीगल टीम में कौन कौन था? सबसे बड़ा नाम तो उसमें अली जफर है। अली जफर साहब ने पीटीआई के और इमरान खान की कितनी केसेस में जान बचाई है और कितना उनका कंट्रीब्यूशन है, उनको इस तरह यकजुम्बश कलम फारग कर देने की मैं मुजम्मत करता हूँ। सही। और ये अच्छी मिसाल नहीं है। खान साहब के करीब होने के लिए अब लोग 2 बार सोचेंगे। मेरी बात रिकॉर्ड पे रखिएगा। अच्छा। ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा इसलिए हुआ है कि 2 अशखास हैं जिनमें से एक का नाम तो है लतीफ़ खोसा। अच्छा। और दूसरे हैं चौधरी एतजाज़ आसन साहब। अच्छा। वो वैसे तो अब कहीं के भी नहीं रहे ना, इसलिए कि ना वो अपनी पार्टी के हैं। वो जिस थाली में खाते रहे उसमें छेद करते रहे हैं। सारी ज़िंदगी उन्होंने रिस्पेक्ट करवाई है पीपल्स पार्टी में, पीपल्स पार्टी ने उनको रिस्पेक्ट दी है, लेकिन ऐसे ऐसे मौक़ों पर उन्होंने डिसोन किया अपनी पार्टी को कि जिसकी तारीख में मिसाल नहीं है। नहीं तो इन दोनों का क्या कंट्रीब्यूशन है? लोगों को शायद पता नहीं है, मुझे ये मालूम है कि ये भुट्टो साहब के दौर में भी सूबाई काबीना में शामिल थे और फिर इस्तीफ़ा दे के जा रुले थे असगर खान साहब की पार्टी में, तहरीक इस्तिक़लाल में। अच्छा। एक बात। दूसरी बात यह कि लतीफ़ खोसा साहब जिनको पार्टी कहाँ से कहाँ ले गई है, उन्होंने भी पार्टी के साथ एक बेटे की टिकट के ऊपर कंप्रोमाइज़ करके, यानी पीटीआई से टिकट लेने के चक्कर में उन्होंने अपनी पार्टी को डिसोन किया। अब उनकी एक गुफ्तगू जो है वो सोशल मीडिया पर भी वायरल है और कानों तक भी पहुंच रही है कि लतीफ़ खोसा साहब टिकट का ही मामला था बुखारी साहब। जी बिल्कुल, दोनों के बेटों की टिकट का मामला था। खोसा साहब ने स्टैंड लिया, इस तरह का स्टैंड तो पीटीआई के लोगों ने नहीं लिया। ठीक है, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। वही अब खान साहब को मशवरा दे रहे हैं कि ये जो मर्डर केसेस है ना 2 आपके ऊपर, इसके ऊपर आपकी जान पर बड़ा अजाब आने वाला है। अच्छा। और भी बहुत कुछ कहा है उन्होंने, वो मैं आज रोक रहा हूँ। ये जो डिसॉल्व किया उन्होंने अपनी लीगल कमेटी, सेंट्रल लीगल कमेटी, इसमें इन दोनों का क्या? इन्हीं का, इसके अलावा और किसी का रोल है ही नहीं। अच्छा, इनके कहने पे किया। हाँ, तो अब इनको बना दिया ना उन्होंने, खोसा साहब बन गए ना। सही हो गया। ठीक है, समझ आ गई ये बात आपकी। सही। ये जो हेस्ट के फैसले हैं ना, ये उस वक्त होते हैं जब कोई एक बड़ा लीडर जो है वो ब्रेक हो रहा हो। ये इस किस्म के अनहोने फैसले करना ये आपकी वीकनेस की दलील है, आपकी बहादुरी की दलील नहीं है। ठीक है जी। क्या हुआ एकदम से असद उमर साहब को ऐसे इंकशाफात कर डाले? और देखिए असद उमर साहब पीटीआई को जो है वो एक जारी करना पड़ा पेपर के, ये असद उमर साहब ने जो बोला इंटरव्यू में उसके हवाले जी। मैं उनके खानदानी पसमंदर में तो जाना नहीं चाहता हूँ क्योंकि वो बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। अच्छा। उनके एक भाई जो है नून लीग में, जुबैर अहमद उनका नाम है, और असद उमर साहब जो हैं ये पीटीआई में थे। पीटीआई का जैसा मैंने कहा कि बहुत बड़े स्टॉलवर्ड थे, लेकिन अब जो वो गुफ्तगू कर रहे हैं वो एक तरह से मुकम्मल तौर पर इमरान खान साहब और उनकी पॉलिसीज को डिसोन कर रहे हैं। मतलब अपना दामन झाड़ रहे हैं वो उन जी, ये मैं आपको वसूख से कह रहा हूँ क्योंकि ये याद रखिए कि जो असद उमर हैं ये चूँकि पार्टी के सेक्रेटरी जनरल भी थे और इमरान खान साहब के करीब 3 लोगों में इनका शुमार होता था, लिहाजा वो बात जो उस वक्त कहते थे उस पर भी बड़ा लोग रिलाई करते थे, और अब जो वो बातें कर रहे हैं उस पर भी लोग सीरियसली सोच रहे हैं कि क्या कह रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं। उन्होंने एक तो ये कहा जी कि जो मुज़ाकरात के 2 दौर हुए थे पीडीएम की हुकूमत के साथ, उनमें पीडीएम को हम यहाँ तक ले आए थे कि वो डेट देने के लिए तैयार थे असम्बलियाँ तोड़ने की। वो कहते हैं कि मैंने इमरान खान साहब को और तमाम जो निगोशिएटर मेरे साथ थे उनको कायल करने की कोशिश की कि डेट ले लें, अगर आपने डेट ना ली तो इलेक्शन ओझल हो जाएंगे नजरों से। और वही हुआ। लेकिन उसने इंटरव्यूअर ने उससे पूछा कि ये फैसला फिर किसने किया?
कि नहीं लेनी, कि नहीं हम ये वापस आ जाए यहाँ से। उन्होंने फिर इसकी वजाहत की कि कोई भी फैसला पीटीआई में, बड़ा फैसला, वो इमरान खान साहब की मर्जी के खिलाफ या मर्जी के बगैर नहीं होता। अच्छा, तो उन्होंने सारा मलबा जो है इमरान खान साहब पर डाल दिया है कि उस मुज़ाकरात से वापस होने का फैसला खान साहब का था। सही। ठीक है जी। दूसरी बात वो ये कहते हैं कि -1 फार्मूला की बात हो रही है बहुत ज़्यादा। -1 फार्मूला उनका ख्याल ये है कि वो सिर्फ इसी सूरत में हो सकता है खान साहब खुद माइनस हो जाए। अच्छा, वो कहें कि मैं बैक जाता हूँ, वरना नहीं हो सकता, क्योंकि वरना वो कहते हैं -1 का मतलब है माइनस पीटीआई। यानी अगर किसी ने माइनस कर दी खान साहब को तो पीटीआई फारग हो जाएगी। व्हिच इज ट्रू। मेरे ख्याल में आप भी बिलीवर हैं हाँ, मेरे ख्याल से बिल्कुल वो ठीक कहते हैं। सही, ठीक हो गया जी। हाँ। उसके बाद वो कहते हैं कि जो एक मीटिंग हुई थी जिसमें बाजवा साहब भी मौजूद थे, जनरल बाजवा, इनके सूरत हाल बदतर होने से पहले की बात, जब ये हुकूमत ख़त्म हुई है, वो कहते हैं उसमें मैंने ये कहा था कि हम इज्तिमाई तौर पर अपने ऑब्जेक्टिव अचीव करने में नाकाम हो गए। यानी वो ये कहना चाह रहे हैं कि मैंने ये बात पार्टी के टॉप इजलास में, एक अहम इजलास में बता दी थी कि हम अपने ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं कर सके, लिहाजा हम नाकाम हो गए। दूसरी तरफ जनाब आ जाइए अब। अच्छा बुखारी साहब, ये जो इलेक्शन ना लड़ने वाली बात उन्होंने की है, अब वो कह रहे हैं कि मैं तो पहले डिसाइड कर चुका था। देखें, उन्होंने बहुत कंडीशनल बात की है। उन्होंने कहा है कि मैंने कई महीने पहले ये फैसला कर लिया था कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा 2023 का। अच्छा, लेकिन साथ ही उन्होंने ये कहा है कि अगर हालात ऐसे हो जाएं, अच्छा, या मैं समझूं कि ये जरूरी है इलेक्शन लड़ना, तो कोई ये हरफ आखिर भी नहीं है। अच्छा, लड़ भी सकते। लेकिन ये वो बात कह रहे हैं कि हालिया जो इस वक्त हालात हैं, इसके तहत मेरा कोई इरादा नहीं है 2023 के इलेक्शन लड़ने का। अच्छा, वो ये कहते हैं कि मैंने पहले भी कहा था और मैं अब भी कह रहा हूँ कि अगर पीटीआई चाहती है कि मुल्क में इलेक्शंस हो, मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आए, तो तमाम स्टेक होल्डर्स को बशम खान साहब और पीटीआई को 2-2 कदम पीछे हटना होगा। यानी वो डिसोन कर रहे हैं इमरान खान की इस वक्त की पॉलिसी को कि अगर आप इसी पर कायम रहे तो आपको भी और पार्टी को भी नुकसान होगा। ये वो बड़े दबंग तरीके से कह रहे हैं। और एक और हम बात जो उन्होंने की थी, उन्होंने कहा था कि वो शुरू से इख्तलाफ करते रहे हैं खान साहब के जो सियासत करने का तरीका था, यहाँ जो एक रिफ्ट थी वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ ही नहीं बल्कि दीगर पार्टीज के साथ भी बैठने का वो जो एक था कि नहीं बैठेंगे, बात ही नहीं करेंगे। तो वो देखिए, मैंने फिर आपको कहा कि इस वक्त उसने अपना सारा मलबा जो है वो खान साहब पे डाल दिया, खुद कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। अब आ जाए 9 मई पे। 9 मई के हवाले से वो कहते हैं कि जो भी स्ट्रेटजी, मुझे नहीं पता कि कोई स्ट्रेटजी थी, यानी वो बिल्कुल डिसोन कर रहे हैं कि 9 मई के बाद जो कुछ हुआ उसमें उनका कोई हिस्सा था या उनके इल्म में था। वो कहते हैं मेरे इल्म में भी नहीं है। लेकिन 9 मई के बाद जो हुआ और जो अब शवाहद सामने आ रहे हैं, वो लगता है कि वो एक कैलकुलेटेड एंड वेल प्लान्ड पॉलिसी का हिस्सा था। यहां तक भी कहा जा रहा है कि टारगेट्स तय थे कि अगर खान साहब को पकड़ा जाएगा तो कहां कहां जाके अटैक करना है।